हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी सीएससी और यूपीपीसीएस साथ ही अन्य स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम की श्रृंखलाओं को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की एक श्रृंखला जिसे पहले पार्ट में हम लोग पॉलिटी के सेक्शन के अंतर्गत देख रहे हैं। इस पार्ट के अंतर्गत हम लोग प्री कम मेंस एक साथ प्रोग्राम देख रहे हैं इस एनसीईआरटी की श्रृंखला में, और साथ में ही ठीक है वनडे एग्जाम जैसे यूपी ट्रिपल एस सी, अन्य स्टेट के वनडे एग्जाम होते हैं या सेंट्रल लेवल के जो वनडे एग्जाम है जहां बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आपको लिखने की कहीं ऐसे आंसर राइटिंग, तो आपके लिए हेल्पफुल श्रृंखला है। तो हम लोग एनसीईआरटी की श्रृंखला के पहले पार्ट में पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत डिस्कस कर रहे हैं। इस डिस्कशन के अंतर्गत हम लोग प्री कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस श्रृंखला को चला रहे हैं, साथ ही वनडे एग्जाम की श्रृंखलाओं को ध्यान में रखते हुए इसे किया हुआ है। तो हम लोग इसमें जो चीज़ें जैसी एनसीईआरटी में दी हैं उसी चीज़ों को हूबहू वैसे ही लिखा है। हमने अपनी तरफ से इसमें कुछ खास बदलाव नहीं किए हैं। कुछ जगह कहीं कहीं लगता है कि कुछ बता देना चाहिए, तो नहीं तो हूबहू लैंग्वेज है, शब्द हैं, वर्डिंग है। और आप देख सकते हैं वही पृष्ठ भी है आपके साथ। तो पृष्ठ के साथ आप शुरू करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 के तहत क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक है। इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि हम लोग इससे पहले 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चौथे चैप्टर में देखेंगे कि हम लोग इस चैप्टर को भी लगभग समाप्त करने की कगार पे हैं। आज हम लोग अगले पार्ट में, इसे हमने पार्ट वाइज पार्ट तोड़ा है, तो आज हम इसके 8वें पार्ट 8 पार्ट पे चर्चा कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं लोकतांत्रिक राजनीति में चुनावी राजनीति, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है इसलिए लोकतांत्रिक राजनीति होगी तो चुनावी राजनीति होगी। जहां लोकतंत्र है वहां रिव्यू सिस्टम है तो चुनाव होगा, आप अपना वोट देंगे। ये भारत की उपदेशिका है। हम इस पर कई वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। आने वाले समय में किसी वीडियो में हम पूरे प्रेम्बल को, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन आपको करके बताएंगे कि कौन सा वर्ड क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए तो अभी आप देख सकते हैं 1976 में जो 42 अमेंडमेंट होता है इंदिरा गांधी के समय, तो कुछ वर्ड जोड़े गए, हम अंडरलाइन किए दे रहे हैं, आप याद रखिए। ठीक है, टोटल 5 वर्ड थे, ये भी याद रखेंगे। बाकी आपको ये न्याय, समानता, स्वतंत्रता आपको पता होगी। आप देख लीजिए कितने कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार के धर्म वो स्वतंत्रताएं हैं, कितने प्रकार की समता है। हम आगे बात करेंगे चुनावी राजनीति में। तो पार्ट 8 में, आज हम 8 में का बात कर रहे हैं, भाग 8 में कि चुनावी राजनीति। तो आप देख सकते हैं कि इसके तहत हम लोग जो पहले चर्चा कर चुके थे, हम लोगों ने चर्चा की थी कि चुनाव कैसे होते हैं, मतदाता कैसे अब कैंडिडेट का सेलेक्ट करते हैं, इसके साथ ही मतदान कैसे होता है, फिर मतदान की गणना कैसे होती है। इन सारी चीज़ों का हमने डिस्कशन पिछले वीडियो में किया था। क्या भारत में चुनाव महंगे हैं, इस पे वास्तविकता और सैद्धांतिक दोनों बातों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है। और आप जब क्या भारत में चुनाव महंगे हैं, आपको एक क्वेश्चन यहाँ बना के देते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होते हुए भी भारत के चुनाव बहुत महंगे हैं? आप इसकी उत्तर अपने शब्दों में लिखें या चर्चा अपने शब्दों में करें। तो आप देख सकते हैं कि आप इस पर सैद्धांतिक भी लिखेंगे कि चुनाव आयोग ने क्या गाइडलाइन बनाई हैं और भारत के संविधान के तहत किस अधिनियम में चुनाव में कितने लोकसभा, विधानसभा या अन्य किसी चुनाव में कितना खर्चा है, या चुनाव प्रचार किन किन नियमों के तहत होगे, चुनाव आचार संहिता क्या है उसके तहत। तो आप दिखा सकते हैं व्यवहारिक रूप से इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स सिस्टम के तहत आप इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं अगर आप थोड़े से जागरूक हैं। क्योंकि जीएस पेपर 2 यूपीएससी सीएससी साथ ही यूपीपीसीएस में आप देखेंगे पॉलिटी के साथ साथ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स सिस्टम की सरकार कैसे काम करती है, और ई गवर्नेंस का क्या, ई गवर्नेंस साथ में आपको दिखेगा, क्योंकि जहां इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स सिस्टम है वहीं ई गवर्नेंस है। तो आपको दोनों को साथ लेके चलना होगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। तो भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, आप इस कहेंगे भारत का जब संविधान बना था तो भारत को क्या है, एक डेमोक्रेटिक जैसे कहेंगे लोकतांत्रिक जो है बनाया गया है। इसके संविधान को आपको वोट देने का अधिकार है,
तो आप देखेंगे तो भारत में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स शुरू से ही आप देखेंगे हो रही है। लोकतंत्र जैसे ही संविधान बना था, संविधान के निर्माण की या लोकतंत्र की संस्थाओं का निर्माण या देख सकते हैं अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासनकाल में हो चुका था। बहुत सारी संस्थाएं धीरे धीरे डेवलप हुई थी। तो आप देखेंगे 1935 के अधिनियम को इसलिए कहा जाता है क्या है, कॉपी पेस्ट किया गया है। और आप ये भी देखेंगे अम्बेडकर ने इस चीज़ को बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि हमें इस चीज़ से कोई हिचक नहीं, कोई गिल्टी नहीं कि मैंने 1935 के अधिनियमों को कॉपी की है, क्योंकि ये भारत के हित में है। आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, हम बात करेंगे। लोकतांत्रिक है तो देख सकते हैं, पहला अगर हम इसके पॉइंटों की बात करें तो आप देखेंगे मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की, ठीक है। तो आप देखेंगे ये गड़बड़ियों के संदर्भ में चर्चा हो रही है। हम आपको यहाँ बताएं भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं। तो आप देखेंगे भारत के संविधान के तहत भारत में क्या होता है, चुनाव होते हैं। आप इसे देख सकते हैं। और आप इसमें ये भी देखेंगे कि भारत की चुनावी प्रणाली है जो भारत में लोकतंत्र में बहुदलीय व्यवस्था है। इसमें आप ये भी देखेंगे, इस बहुदलीय व्यवस्था के तहत आप देखेंगे आपको एक से अधिक क्या होगा, एक से अधिक क्या होगा, आपको प्रतिनिधि मिलेंगे चुनावी मैदान में। चुनावी मैदान में आपको स्वतंत्रता प्राप्त होगी कि आप किस प्रतिनिधि को चुनते हैं, आपके लिए कौन सा प्रतिनिधि अच्छा है। साथ में आप ये भी देखेंगे कि लोकतंत्र का ये जो विकेंद्रीकरण लोकतंत्र है भारत में, क्योंकि पहले स्तर पर आप देखेंगे संविधान संसद भवन में लोग बैठते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है। द्वितीय स्तर पे आएंगे तो स्टेट में देखेंगे तो विधानसभाओं का चुनाव होता है। तीसरे स्तर पे आएंगे तो पंचायत का चुनाव होता है। तो भारत में चुनाव इसलिए भी लोकतंत्र है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत चुनाव व्यवस्था है, हर स्तर पर लोगों की भागीदारी है। आप अपना हर स्तर पर क्या है, एक प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। तो आप देखेंगे भारत में चुनाव लोकतांत्रिक हैं। तो आप देखेंगे इस लोकतांत्रिक चुनाव को बनाए रखने के लिए कैसे कैसे गड़बड़ियाँ, या देखते हैं इसको जो है लोकतंत्र की जो गड़बड़ियाँ होती हैं उसमें ये चीज़ें नाम है कि मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने। आपने देखा होगा जब चुनाव प्रचार या चुनाव के समय मतदाता सूची तैयार होती है तो बहुत सारे फर्जी वोटर क्या होते हैं, तैयार किए जाते हैं वोटिंग करने के लिए पार्टी के बिहेव पे, और असली नामों को गायब कर दिया जाता है। उन्हें लगता है कि ये हमारी पार्टी को वोट नहीं है तो ये वोट गायब कर दिए जाते हैं। अगर आपका नाम चुनावी लिस्ट में या कहेंगे मतदाता सूची में नहीं है तो आप क्या करेंगे, मतदान नहीं कर पाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल आपको देखे होंगे, असम में देखने को मिले थे, या ऐसा बिहार और दिल्ली के एग्जाम्पल मिले थे कि बिहार के मतदाताओं का नाम दिल्ली में जोड़ा गया है, दिल्ली में चुनावी रैलियों के संदर्भ में उनको वोट देने के लिए। तो ये बहुत सारे नाम बाद में क्या हुए, कट किए गए। दूसरी बात हम बात करेंगे कि क्या शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग होता है। आप देखेंगे वर्तमान शासक दल का मतलब है जो प्रेजेंट टाइम की सरकार है। आप ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम की सरकार की बात हो रही है कि प्रेजेंट टाइम जब चुनाव के समय क्या होता है, सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करने की बात खबरें आ रही हैं। तो ऐसा है तो भारत का चुनाव आयोग इस पर रोक लगाएगा। तो आप ये भी देखेंगे अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की। तो आप देखेंगे चुनाव आयोग ने इसमें क्या है, धन खर्च करने की एक सीमा लगा रखी है, लिमिट लगा रखी है। ठीक है, आप देखेंगे इस लिमिट के तहत आप ये भी देखेंगे कि लोकसभा में हमने आपको बताया 25 और किस में विधानसभा में आपको बताया है कि 10। तो आप देख सकते हैं इन खर्च के अलावा पार्टियां पर्दे के पीछे या व्यवहारिक रूप से जो कोई लिखत पढ़त में धन खर्च नहीं होता है वो कई कर ज़्यादा होता है, कई गुना ज़्यादा होता है, आप इसे कह सकते हैं। तो धन खर्च करने की तो ये भी आप देखेंगे कि अमीर उम्मीदवार आज चुनाव क्या है, चुनाव क्यों महंगे हो गए हैं, आपको हमने बताया था पिछली वीडियो में। तो आप इसी पॉइंट को ध्यान में रख सकते हैं कि अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की होती है। मतदान के दिन चुनावी धांधली होती है। आप ये देखेंगे कि मतदान दिन क्या होगा, चुनावी धांधली होगी मतदान के दिन। और मतदाताओं को क्या करेंगे, मतदाताओं को डराना
और फर्जी मतदान करना, तो ये भी लोकतंत्र के खिलाफ है। हमने आपको बताया था कि लोकतंत्र में अगर कोई चुनावी धांधली करता है और मतदाताओं को डराता है, फर्जी मतदान करता है, तो क्या होगा, वो चुनाव, उस एरिया का चुनाव क्या किया जाएगा, उस चुनाव का एरिया रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, दोबारा चुनाव होंगे। चुनाव अगर इस पर चुनाव आयोग इस पर चेक करेगा कि हाँ गड़बड़ हुई है, तो वहाँ देखे होंगे आपने अपने एरिया में या भारत के किस हिस्सों में कि चुनाव इस एरिया में दोबारा हो रहा है वोटिंग। तो अगर ऐसा होता है तो चुनाव आयोग कई काम करता है। और आप देखेंगे इसीलिए भारत में चुनाव क्या है, लोकतांत्रिक हैं। आप इसमें देख सकते हैं कोई पार्टी बिना समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सारे चुनाव सत्ता में आ सकती है। ठीक है, क्या कोई पार्टी, सवाल है आपसे कि क्या भारत में संभव है, क्या भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत भारत में ये संभव है कि कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियाँ गड़बड़ियों के सहारे चुनाव जीत कर सत्ता में आ सकते हैं? क्वेश्चन है, लिख सकते हैं इसे आप। अभी हमने आपको पॉइंट बताया हुआ है। क्या यह महत्वपूर्ण सवाल है? आइए इस सवाल के विभिन्न पहलुओं पर सावधानी से गौर करें। ठीक है, आप इस सवाल पे हम लोग देख सकते हैं जो हमने आपसे अभी सवाल बनाया है। पहली बात है कि आप देखेंगे स्वतंत्र चुनाव आयोग, ठीक, जिसको आर्टिकल 324 आपको बता दिया है, पिछली वीडियो में भी बताया था। और ये भी देखेंगे कि चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, इसे जांचने के लिए एक सरल तरीका है, ये देखना होगा संचालन कौन करता है। तो आप देखेंगे चुनाव आयोग क्या करता है चुनाव आयोग चुनाव के संचालन की प्रक्रिया करता है। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं या फिर सरकार या शासक या पार्टी उन पर दबाव प्रभाव बनाती है? तो अब बता दें, भारत में लिंग 2 के समय से या उससे पहले टीएन शेषन का नाम आपने सुना होगा। तो टीएन शेषन के समय से चुनाव आयोग को लोग चुनाव आयोग कह जानने लगे हैं। टीएन शेषन के बाद ऐसे बहुत सारे, ठीक है, चुनाव आयोग के आयुक्त आए हैं जिन्होंने अपने कार्य को बखूबी निभाया है और दिखाया है कि भारत का चुनाव आयोग कर सकता है कुछ। तो आप देखेंगे कि चुनाव निष्पक्ष हुए या नहीं, तो इसे देखने के लिए संचालन कौन करता है, क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं या फिर शासक या सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव बनाती है। क्वेश्चन अब आगे बात करें, क्या उनके पास, आप देखेंगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है? ठीक है, आप देखेंगे भारतीय संविधान के तहत, ठीक है, चुनाव आयोग को क्या मिली है, शक्तियाँ मिली हुई हैं, पावर्स मिले हुए हैं, अधिकार मिले हुए हैं, साथ ही संविधान के तहत है। ठीक है, जो भी शक्तियाँ मिली हैं चुनाव आयोग को, वो भारतीय संविधान के तहत मिली हैं। ठीक है, क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं? तो आप देखेंगे वास्तविकता तो ये है कि इसे आप देख सकते हैं कि क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि चुनाव आयोग चुनाव के समय, आप देखेंगे, किसी भी अधिकारी का ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी की, आप पार्टी कोई बिहेव पे कोई ऐसी बात करता है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ठीक है, प्रतिनिधि कोई ऐसा शब्द बोलता है जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, या चुनाव आचार संहिता के तहत आप खर्चा या प्रचार में तरीकों के किए गए इस्तेमालों को भी पाबंदी लगा सकता है चुनाव आयोग। तो आप चुनाव आयोग की पाबंदी या पावर्स देख सकते हैं कि क्या क्या हैं, तो इसको इस संदर्भ में लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे देश में क्या है। हमारे देश में आप ये देखेंगे चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। तो आप देखेंगे बहुत ताकतवर है, ताकतवर नहीं, बहुत ताकतवर की बात की गई है कि आप कहेंगे चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराए जाते हैं। इसे न्यायपालिका और के समान ही क्या है, आज़ादी प्राप्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति आप देखेंगे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आप देखेंगे भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या होगी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। भारत का सीनियर आईएएस अधिकारी होता है। तो आप देखेंगे एक बार नियुक्त हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेही होता है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे क्योंकि भारत की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। तो आप देखेंगे सरकार क्या है, एग्जीक्यूटिव है। तो आप देखेंगे कार्यपालिका के प्रति, तो आप देखेंगे आयुक्त क्या होगा, राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेही होगा, अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेह नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि वो
संविधान का इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक इंस्टीट्यूशन के तहत उसे पद मिला हुआ है, वो संविधान के नियमों के तहत कार्य कर रहा है और चुनाव करा रहा है, तो शासक पार्टी या सरकार को क्या होगा, चुनाव आयोग पसंद ना हो तो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। असंभव की प्रक्रिया ये है कि भारतीय संविधान के जो सुप्रीम कोर्ट को हटाने की जो प्रक्रिया है, आर्टिकल 124, ठीक, 100 कह सकते हैं यहाँ कि आर्टिकल 124 के क्लास 4 में आप देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया सेम क्या होती है, चुनाव मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया होती है। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट या जिसे कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया कितनी कठिन है, और आप देखेंगे आज भारत में ऐसे बहुत ही एक्सेप्शनल केस हैं या नहीं है कि जी पहले तो उनके खिलाफ लाया गया हो ऐसा कोई हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया, लेकिन जो लाया भी गया वो पास नहीं हो पाया। आप ये देख सकते हैं कि कितना कठिन है। तो इस चीज़ को तो चुनाव आयोग पसंद ना हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। ठीक है, असंभव इसलिए है क्योंकि वो अपने अगर संविधान के दायरे में रहकर काम करता है तो फिर आप उसे हटा नहीं सकते, क्योंकि चुनाव के समय उसे पावर्स मिली होती हैं, क्योंकि उसकी पावर क्या होती हैं, ओपन हो जाती हैं, क्योंकि यह सारे अधिकार या कह सकते हैं सारी शक्तियाँ सेंट्रलाइज रूप से चुनाव आयोग के पास हो जाती हैं। तो आप देखेंगे दुनिया के शायद किसी चुनाव आयोग को भारत के चुनाव आयोग जितने अधिकार प्राप्त हों। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया के शायद ही कोई ऐसा चुनाव आयोग हो, इलेक्शन कमीशन, कि जितना भारत के निर्वाचन आयोग के पास अधिकार प्राप्त हैं उतने शायद ही किसी के पास हों। हम बात करेंगे आगे कि मुख्य चुनावी राजनीति में तो निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने, अब ये देखिए निर्वाचन आयोग चुनाव कैसे कैसे कराएगा। तो निर्वाचन आयोग की शक्तियों में देख सकते हैं पहला शक्ति कि निर्वाचन आयोग पहला काम क्या करेगा, एक अधिसूचना जारी करने के से लेकर और चुनावी नतीजों तक की घोषणा पूरी करता है। आप देखेंगे जिस स्टेट के चुनाव होते हैं, जिस या लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो जो भी अपडेट्स होते हैं चुनाव आयोग की साइट पे क्या होते हैं, प्रति घंटे चुनाव के समय या प्रति कुछ मिनटों पे क्या हो अपडेट होती रहती है चुनाव आयोग की साइट। तो आप इसे देख सकते हैं कितनी मुस्तैदी से चुनाव आयोग चुनाव कराता है, उतनी पावर का सदुपयोग करता है। हम ये भी बात करेंगे पूरी चुनाव प्रक्रिया, ठीक है, के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। ठीक है, आप देखेंगे अगर अभी बिहार में जैसे चुनाव हुए तो क्या हुआ, लालू की पार्टी ने कहा कि हमें चुनाव जीत चुके थे लेकिन हमें मतपत्र वो चुनावी जो है विजयी पत्र घोषणा पत्र नहीं मिला, तो वो चुनाव आयोग के पास गए। उन्होंने कहा ऐसी तो यहाँ कोई सूचना ही नहीं, जिन सूचनाओं को लेकर गए उन्होंने वहाँ उनको क्लियर कट किया। बिल्कुल स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव आपको देखने को मिलते हैं। पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर क्या होता है, निर्णय लेता है। यह है आदर्श। ठीक है, आप देखेंगे भारत में जब चुनाव संहिता लगती है तो वो आइडियोलॉजी आदर्श चुनाव आचार संहिता होती है, वो हर पार्टी के लिए होती है। ठीक है, आप देखेंगे हालांकि कुछ गड़बड़ियाँ पार्टी लेवल पर या प्रतिनिधि लेवल पर होते हैं, ना कि चुनाव आयोग की तरफ से। तो देखेंगे अगर चुनाव आयोग की नज़र में कोई आज घटना घटती है दिखती है या उसे कोई संज्ञान में देता है तो उस पर कार्रवाई होती है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। आप इसको भी देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे चुनाव को दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को क्या करेगा, गाइडलाइन देगा, सरकार को दिशा निर्देश उस समय देते हैं और मानने का आदेश दे सकता है। ठीक है, इतनी पावर्स होती हैं कि चुनाव आयोग उस समय सरकार को भी क्या करेगा, आदेश दे सकता है। तो बहुत ताकतवर है, ध्यान रखिएगा, दे सकता है। तो इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए क्या होगा, चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों की तबादला करना शामिल है। आपने देखा होगा जिस स्टेट में चुनाव होना होता है उस स्टेट के क्या होते हैं, सरकार अपने खास अधिकारियों को, जहां उन्हें लगता है कि हमें चुनाव हारने की संभावना है, ठीक है, जहां वर्चस्व दूसरी पार्टियों का है, वहां क्या करेंगे, अपने नए जो खास प्रतिनिधि हैं आईएएस अधिकारी पीसीएस, तो उनका ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन चुनाव आयोग के पास ऐसी कोई सूचना दे देता है तो
पहले तो ये है, चुनाव आचार संहिता लगते ही आप किसी का तबादला नहीं कर सकते हैं। दूसरा, चुनाव आयोग इस पर डिसीजन लेगा कि ये किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र हुआ है तो क्यों हुआ है, और ये आखिरी फैसला या उसके पास एब्सोल्यूट पावर आ जाती है उस समय, तो वो उस पर डिसीजन लेता है। तो ध्यान रखिए। तो चुनाव आयोग फिर अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो चुनाव आयोग ने क्या करेगा, उन अधिकारियों का तबादला दूसरी जगह कर देगा, या चुनाव आयोग दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों को दूसरे स्टेट से क्या करेगा, बुलाता है चुनाव कराने के लिए। कुछ उनको क्या कहते, उतने दिन के लिए उन्हें कह देता कि आप स्थिर हो जाइए या कहीं और अटैच कर देते हैं वो। तो आप देखेंगे चुनाव ड्यूटी के तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में ना होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। उस समय आप देखेंगे कि चाहे आईएएस अधिकारी हो, चाहे पीसीएस अधिकारी हो, चाहे डीएम, एसडीएम, कोई भी हो आईपीएस, उस समय चुनाव आयोग का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी अधिकारी होता है वो वास्तविक डीएम होता है उस समय चुनाव भर के लिए। तो आप देखेंगे चुनाव ड्यूटी की पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में ना होकर चुनाव निर्वाचन आयोग के अधीन काम करता है। और इसके आगे बात करें अगर हम कि पिछले 25 वर्षों के में निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का क्या किया है, उपयोग क्या हुआ है, अब हम बात कर सकते हैं। क्योंकि टी.एन. शेषन के नाम से आते हैं, ठीक है, टी.एन. शेषन का तो नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है, क्योंकि चुनाव आयोग उन्हीं के बाद या उन्हीं के समय से जाना गया कि चुनाव आयोग होता है। फिर लिंग 2 का नाम आएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद कई ऐसे नाम आए, लेकिन बीच बीच में 1-2 अपवाद भी आए, नाम नहीं लेना चाहेंगे हम लोग, अच्छे व्यक्तियों को नाम ले सकते हैं। बाकी हम बात करेंगे चुनावी राजनीति के संदर्भ में। तो चुनाव आयोग के पास इतनी शक्ति क्यों है, क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा है? हम यहीं पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, क्या आप इस मत या बात जो भी आपको यहाँ लगे, क्योंकि यूपीएससी के फॉर्मेट में क्वेश्चन या पीसीएस के फॉर्मेट में इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्या आप इस मत से कि भारत का चुनाव आयोग क्या होगा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुनाव आयोग है, ठीक है? अगर और अगर आप इस बात से सहमत हैं, क्या ये भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा है? टिप्पणी कीजिए, समीक्षा कीजिए। समीक्षा बेटर है क्योंकि आप इसमें दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। टिप्पणी में भी आप लिख सकते हैं। तो हम आगे बात कर सकते हैं इसके कि 25 शक्तियों का जो उपयोग था पिछले 25 वर्षों से चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का वास्तविक उपयोग किया, मतलब टी.एन. शेषन के समय की बात हो रही है, और साथ ही अपनी शक्तियों में भी विस्तार किया। आप देखेंगे उसने अपनी शक्तियों का, क्योंकि जो संविधान में क्लॉज लिखे हुए थे उस संवैधानिक क्लॉजों की व्याख्या की। जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की अर्जी दाखिल की तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके एक्सप्लेनेशन की बात कि चुनाव आयोग को अधिकार है कि वो चुनाव कराए, अपने उसके पास पावर है, शक्तियां हैं। चुनाव आयोग इसीलिए बना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, उसके पास चुनाव कराने के समय पावर्स होनी चाहिए। तो आप देखेंगे निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाता है उस समय। तो आप देख सकते हैं कैसे चुनाव आयोग क्या करेगा, चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे
चुनाव क्षेत्र में क्या होगा, मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वहाँ फिर से मतदान करने का आदेश है। हमने ये चीज़ आपको बताया इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। अक्सर शासक दलों, आपने देखा होगा बिहार में एग्जाम्पल देखने को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन निर्वाचन आयोग के आदेश मान्य होते हैं, कारण कि उसे संविधान से अधिकार और शक्तियां मिली हुई हैं। और आप देखेंगे निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो क्या यह संभव होता कि भारत में जो चुनाव हो रहे हैं वो पूरी लोकतांत्रिक हैं। तो सवाल यही था कि क्या भारत में चुनाव लोकतांत्रिक हैं। तो भारत में चुनाव लोकतांत्रिक इसीलिए है कि भारत में चुनाव के समय लोकतांत्रिक होने के लिए चुनाव आयोग के पास संविधान के तहत अधिकार और पावर्स मिले होते हैं जो काफ़ी हद तक शक्तिशाली हैं। वो सरकार के आदेश नहीं मानता है या उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है, क्योंकि उसे ऐसा डर है कि हमें कहीं सरकार हटा ना दे। क्योंकि भारत में चुनाव आयोग को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया के समान ही है। 124(4) हमने आपको बताया, तो इतना आसान भी नहीं है। तो एक बार आपको पावर मिल जाए, वही कहा जाता है एक बार किसी को नौकरी मिल जाए, मिलना कठिन है लेकिन हटाना कठिन है। तो आप देखेंगे मिलना जितना कठिन है तो उतना ही हटाना कठिन है, बात सही है। अब हम बात करें क्या पहुँचे कहाँ समझे की बात में, तो आप देख सकते हैं आपको पहला है कि चुनाव आयोग ने 14वीं लोकसभा के गठन की अधिसूचना जारी की। ठीक है, आप देख सकते हैं इन संदर्भ में लिख सकते हैं कि अधिसूचना क्या होती है। बिहार में चुनाव में मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि बिहार में क्या था, चुनाव के समय ऐसी गड़बड़ियाँ लिखी थी। आप समझ रहे हैं चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च पर नकेल कसी। आप इन चीज़ों को भी पॉइंट में देख सकते हैं, इसके आंसर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। चुनाव आयोग एक और गुजरात दौरा चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। तो आप देखेंगे कहने का मतलब है जब चुनाव जिस राज्य में होते हैं तो चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उस राज्य में दौरा करते हैं और अपने अधिकारियों से मीटिंग करते हैं। चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के चुनाव सुधार संबंधी सुझाव नकारे। तो आप देखेंगे कि चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के चुनाव सुधार संबंधी सुझाव नकारे, ऐसा है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग गृह मंत्रालय के जो चुनाव सुधार के नियम हैं उन पे कोई जो है अधिकार है कि सुधारे या ना मतलब माने या ना माने। तो कोई भी जब संविधान में संशोधन होगा या चुनावी अधिनियम तो बनाया जा सकता है, अगर अधिनियम में कुछ गड़बड़ी है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर रिव्यू करने के लिए बैठा है। तो आप भी देखेंगे चुनाव के गुप्त खर्च पर चुनाव आयोग की नज़र होती है। आप अगर किसी पे पैसा देकर वोट खरीदते हैं तो उस पर भी वो नज़र रखते हैं सीसीटीवी कैमरे की तरह। तो आप ये भी देखेंगे चुनाव क्या होगा, उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग की अपराधी नेताओं पर रोक लगाने को कहा है। ठीक है, ऐसा आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया था, एक महिला, नाम नहीं याद आ रहा, उसके डिसीजन पे ही आप देखेंगे क्या इसके बाद लालू जी क्या हुआ, चुनाव नहीं लड़ पाए, केस हुआ। तो आप देखेंगे 3 साल से अधिक सजा पाए व्यक्ति क्या है अब भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चुनाव आयोग को हरियाणा के एक नए पुलिस प्रमुख को नियुक्त किया गया है। अलग बात है, ये आप देखेंगे ऐसी बात है सही नहीं है, ये घटनाएं हैं ऐसी कि हैं सही कि नहीं आपको समझना है। आप देखेंगे कि चुनाव आयोग ने 398 मतदान केंद्र पर वोट डालने के आदेश दिए। मतलब आप देखेंगे ये ऐसा केंद्र पर, तो ये हो सकता है दोबारा मतदान हुए हों, हो सकता है वही मतदान हो। राजनीतिक विज्ञापनों पर सेंसर के अधिकार हों चुनाव आयोग। ठीक है, राजनीतिक विज्ञापनों से सेंसर का अधिकार आप देखेंगे। राजनीतिक जो विज्ञापन होते हैं आप देखेंगे होर्डिंग चुनाव के समय तो हटाने की बात की जाती है, विज्ञापन नहीं दे सकते। विज्ञापन का मतलब अपने चुनाव प्रचार तो कर सकते हैं, लेकिन सरकार जो सत्ता दल है वो अपनी नीतियों का उल्लेख नहीं कर सकता ज़्यादा। अगर एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने की फिलहाल कोई योजना चुनाव आयोग की नहीं है। तो आप देखेंगे एग्जिट पोल पर प्रतिबंध भी लगाता है जब तक क्या होता, चुनाव नहीं हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही चुनाव होते हैं आचार संहिता लगते ही कोई भी ये नहीं कह सकता है कि ये जीतेगी। जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं तो वहाँ के एग्जिट पोल आ जाते हैं कि कौन पार्टी जीतने की संभावना है, क्योंकि चुनाव प्रचार के साथ साथ क्या होता है मीडिया अपने लोगों से मिलती है और उनसे बातचीत होती है तो उन्हें अपने एग्जिट पोल तैयार करती है। हम आगे बात करें लोगों में चुनाव की भागीदारी कैसी होती है, तो हम बात कर सकते हैं अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें क्या होगा, भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। तो आप देखेंगे हमने आपको बताया था कि
चुनाव में समय आप देखेंगे जो जनसेवक या जो देखेंगे क्या कह सकते हैं उसे, जैसे कोई समाज सेवक है, तो अगर भारत में जो चुनाव की प्रक्रिया है इसमें आप देखेंगे इतनी स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हुए भी क्या होता है, चुनाव महंगे हैं और आज देखेंगे कि एक आम आदमी चुनाव लड़ने में कठिनाई आती है वास्तविकता के साथ व्यवहारिक रूप में। कारण ये है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हुए भी राजनीतिक पार्टियां उन लोगों को वोट देती हैं और देखेंगे अपनी चुनावी एनालिसिस के तहत वो एरिया वाइज जो कैंडिडेट खड़े करती हैं, जिस एरिया में जिस जाति धर्म के लोग ज़्यादा होते हैं उसी को क्या करते हैं क्या करते हैं वहाँ पे टिकट देते हैं। या कोई व्यक्ति बाहरी व्यक्ति हॉलीवुड टॉलीवुड या कोई ऐसी पर्सनालिटी जो इंडस्ट्रीज़ का व्यक्ति की जो पैसे से टिकट लेकर चुनाव लड़ता है और इसको देख सकते हैं कि पार्टी फंड में देगा पैसा या पार्टी के इंटरनल रूप से पैसा देता है, तो वहाँ क्या होता है उस पर्सनालिटी के सामने, ठीक है, आप देखेंगे एक आम आदमी या एक समाज सेवक वास्तविक रूप से आप उस पर नज़र नहीं रखते हैं। कि भारत के लोकतंत्र की विडंबना भी यही है कि भारत के लोकतंत्र में भारत के लोग क्या हैं, अभी वास्तविक प्रतिनिधि को समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जिस प्रतिनिधि को हम चुन रहे हैं जो बाहर से आया है वो हमारे लिए कितना काम करेगा, हमारी समस्याओं को कितना जानता है, वो जहाँ से आया है क्या उसने कभी इन चीज़ों पे कुछ काम कार्य किया है, आपकी एरिया की जानकारी है। तो इसको अगर ध्यान में रखते हुए अगर वो अपने प्रतिनिधि को वोटिंग करें तो शायद भारत के लोकतंत्र में जल्दी से और भी विकास होगा, भारत विकास के रास्ते पे चलेगा। तो आप बात कर सकते हैं चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगा तो लोग इसमें भागीदारी करना नहीं जारी रखेंगे। हम आगे बात करें देख सकते हैं कि भारत में चुनाव में लोगों की भागीदारी के लिए के बारे में क्या है कुछ निष्कर्ष निकालिए। ठीक है, तो लोगों की भागीदारी के लिए निष्कर्ष कि स्वतंत्र क्या होगा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, लिख सकते हो चुनाव आयोग पर कोई सरकारी दबाव नहीं होना चाहिए या कोई ऐसी नियम। दूसरा, प्रतिनिधि जो हो पार्टी प्रतिनिधि होना को क्या होना चाहिए, पार्टियां जो है क्या करें अपने प्रतिनिधि को ऐसे प्रतिनिधियों को वोट दें जो जनता के बीच क्या हो, ज़्यादा समझ हो। तो आप देख सकते हैं भागीदारी बढ़ेगी लोगों की। तो इस तरीके से आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें उन्हीं संदर्भ में जिसे हम बात कर रहे हैं कि क्या लोगों की भागीदारी के लिए निष्कर्ष निकालिए, तो निष्कर्ष में देख सकते हैं कुछ खास चीज़ें बताएंगे, हमने निकाले हैं पॉइंट देख सकते हैं। भारत में लोगों की भागीदारी के पैमाने का, ठीक है, पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। आप देखेंगे कि भारत में जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं, जो सबसे ज़्यादा व्यक्ति वोट पाता है वही चुनावी जीत जाता है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, आंकड़ों का इस्तेमाल होता है कि कौन जीता कौन नहीं। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया, तो आप देख सकते हैं मतदान में भागीदारी के संदर्भ में किसी भी एरिया में कभी 60% मतदान, कभी कितना 50, कभी 42, कभी घटते बढ़ते अलग अलग एरिया में होता है। तो एक एवरेजन भी निकाला जाता है, कहीं 70 कहीं 80। तो आप देखेंगे एवरेजन जो मतदान होता है चुनाव आयोग बताता है कि इतने प्रतिशत मतदान हुआ है, तो उस मतदान में आप देखेंगे 60 से 70 के बीच में मैक्सिमम जाता है, नहीं तो 60 से बिलो भी आ जाता है, लेकिन 50 से ऊपर रहता है। तो आप देखेंगे कि लोगों की भागीदारी अभी भी क्या है, अगर किसी लोकतंत्र में 40% लोग अभी मतदान नहीं कर रहे हैं, मतलब लोगों की भागीदारी या लोकतंत्र अभी विकास की प्रक्रिया में है, लोग अपने मत का उपयोग नहीं कर रहे हैं, या लोकतंत्र या मतदान के प्रति उनका आंकड़ा शिथिल है। उन्हें पता कि मतलब राजनीति क्या है, राजनीति को वो एक अपनी बुरी दृष्टि से या कहते हैं कि ये खराब व्यक्ति हैं या राजनीति ही बुरी है, अलग अलग लोगों के अलग अलग चीज़ें हैं। तो हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है कि पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान के प्रतिशत में भी गिरा है। तो आप देखेंगे इन देशों में भी क्या है, जैसे जैसे वहाँ के लोकतंत्र में क्या हुआ है, करप्शन या देखेंगे गड़बड़ियाँ हुई, तो वहाँ के लोगों का क्या हुआ है, अपने लोकतंत्र के प्रति रुझान कम हुआ है। भारत में तो यह स्थिर है या ऊपर गया है। आप देखेंगे भारत में क्या होता है,
अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री जितनी है वो डेवलप मानी जाती हैं, क्योंकि लोकतंत्र का जन्म वहीं से माना गया है। तो आप देखेंगे वहाँ लोकतंत्र क्या है, जैसे जैसे अपनी सीमा के ऊपर तक गया, फिर इसके बाद एक गिरावट आई, फिर से ऊपर बढ़ेगा। तो ये प्रक्रिया चलता रहता है। ये वैसे है जैसे भारत में आप कह सकते हैं या किसी देश का स्टॉक एक्सचेंज है, तो शेयर मार्केटिंग ऊपर नीचे होती रहती है। तो आप देखेंगे भारत में ये स्थिर है या तो या फिर ऊपर गया है अभी तक। तो देख सकते हैं ब्रिटेन की एग्जाम्पल को देख सकते हैं भारत के मतदान में। तो आप देख सकते हैं ब्रिटेन के मतदान और भारत के मतदान में, देखिए भारत में या तो ये बड़ा है या फिर स्थिर रहा है, सीधा चला है। लेकिन आप ब्रिटेन में देख सकते हैं 78 से घटते घटते फिर 59 गया, 59 से देखिए फिर ऊपर बढ़ा 66 गया। तो आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं। भारत में देखेंगे तो ये देखिए 66 तक पहुंच चुका है, अभी कहीं भी गिरावट का दौर नहीं दिख रहा है। सिर्फ एक जगह 62 से 60 आया, लेकिन फिर से हुआ है। तो यही कुछ आंकड़े हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे भारत और अमेरिका के आंकड़ों के संदर्भ में प्रतिशत की तुलना, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इन्हें दिखा सकते हैं कंपैरेटिव स्टडी, क्योंकि भारत और अमेरिकी लोकतंत्र की तुलना में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आप देखेंगे कि भारत और अमेरिका में तो ऊंची पिछड़ी, ये आप देखेंगे सामाजिक समूह है, ये गोरे श्वेत हिस्पैनिक समूह है। तो भारत और उसके संदर्भ में ये भारत का है, ये अमेरिका का है। तो अमेरिका में भी आप देखेंगे वोटिंग का अलग अलग है। देखो यहाँ क्या है, कास्ट सिस्टम के आधार पर या आप क्लास सिस्टम के आधार पर दिखाया गया है। तो आप इनको देख सकते हैं किसकी कितना जो है वोटिंग प्रतिशत है और ये मतदान प्रतिशत है। आप इसको अपने पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे भारत में आम लोग क्या कहें, चुनाव को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपनी अनुकूल नीति और कार्यक्रम के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन में तरीकों के लिए उनको वोट का महत्व है। तो आप ये भी देखेंगे भारत में आम लोग क्या होंगे, चुनाव को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रम के लिए दबाव डाल सकते हैं। तो इसे भी देख सकते हैं कि चुनाव के जरिए राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रम के लिए दबाव डाल सकते हैं। तो इसको भी आप देख सकते हैं कि भारत में चुनाव को बहुत महत्व देते हैं लोग। आगे हम बात करें, क्या आपको लगता है कि आपके वोट से फर्क पड़ता है? ठीक है, अगर यहाँ क्वेश्चन पूछे कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोकतंत्र में हर वोट का उतना ही महत्व है? जी ठीक है, तो आप इसे जितना एक व्यक्ति के वोट का महत्व है, तो हर वोट मतलब अगर हम बात करें कंपैरेटिव स्टडी के रूप में क्वेश्चन को बदल देते हैं। क्या आप इस मत से सहमत हैं? भारत में एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत के हर वोट का महत्व है उतना ही है जितने भारत के प्रधानमंत्री के वोट का महत्व है, उतना ही एक आम नागरिक के वोट का महत्व है। आप चर्चा कीजिए। तो क्या आपको लगता है आपके वोट का फर्क पड़ता है? तो आप देखेंगे एक एक बूंद से जैसे घड़ा बढ़ता है, उसी तरीके से आपका एक वोट अमूल्य है। आप एक अच्छे प्रतिनिधि को जिताकर अपने एरिया में ला सकते हैं, आपका वोट ला सकता है। आप विधानसभा संसद भवन में ला सकते हैं। और आप एक गलत प्रतिनिधि को या आपके एरिया में लगेगा कि ये काम नहीं कर सकता, हो सकता है हॉलीवुड टॉलीवुड या किसी एरिया से आया हो, तो उसको क्या करेंगे, आप बाहर रखेंगे। अपने एरिया में एक सही कैंडिडेट को लाने के लिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। तो चुनाव आयोग अध्ययन आप देख सकते हैं, ये 2004 का है आंकड़ा। क्या फ़र्क पड़ता है? तो आप देख सकते हैं फ़र्क पड़ता है तो लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं कि कितना बड़ा फ़र्क है। और फ़र्क नहीं पड़ता में आप देख सकते हैं और पता नहीं, तो ये एनालिसिस है, आप इसे दिखा सकते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे, ठीक है, ये आंकड़ा है कि अपने परिवार की मतदान के, अपने परिवार के जो आपके सदस्य हैं, मतदाता हैं, उनसे पूछें कि पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में वोट दिया था या नहीं। आप उनसे पूछें, अगर उन्होंने वोट नहीं दिया था तो इसका उनसे कारण पूछिए, क्योंकि भारत में भी अभी भी क्या है 40% या कह सकते हैं 45% अभी भी मतदान नहीं करते हैं लोग, क्योंकि ऐसा आंकड़ा है। अगर उन्होंने मतदान किया है तो उनसे आप ये भी पूछ सकते हैं कि किस पार्टी और किस उम्मीदवार को वोट दिया है और क्यों दिया है। कारण पूछेंगे तो आपको पता लगेगा। लोकतंत्र के लिए वास्तविकता है। उनसे पूछिए कि चुनाव सभा या रैली में शामिल होने के लिए किसी चुनावी गतिविधि में उन्हें ने हिस्सा लिया था या नहीं लिया था। तो आप इसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन के रूप में। ठीक, आप इसे आगे देखेंगे और आगे बात करें
ठीक, एक क्वेश्चन और बात, हर साल क्या होगा, चुनावी संबंधी गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। तो आप देखेंगे भारत में धीरे 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 चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ते जा रही है। 2004 का चुनाव का एनालिसिस है कि 1/3 से ज़्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरीके से भागीदारी की। आप देखेंगे आधे से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नज़दीक बताया। ठीक है, आप देखेंगे 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य है। आप इसे देख सकते हैं। ये ट्रेंड एनालिसिस 2004 का है। अब तो हम 2020 पे पहुंच चुके हैं। ये एनालिसिस में अब बदलाव आ चुके होंगे, लेकिन ये बताने के लिए है कि हर कैसे कैसे भारत में लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। आप देखेंगे इस संदर्भ में भारत में चुनाव से संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग लेने वालों का प्रतिशत के रूप में आप देख सकते हैं। तो चुनावी वर्ष आंकड़े दिए गए हैं, 96 के देख सकते हैं, 98 के देख सकते हैं, 99, 2004। ठीक है, भाग लेने वाले प्रतिशत आप देख सकते हैं। चुनाव आयोग का ये आंकड़े हैं। आप देखेंगे चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। ठीक है, हम इसकी बात करें अगर, तो आप देख सकते हैं हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या पॉइंट नोट डाउन कर रहे हैं, इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत कर रहे हैं। अगर आपको इस चैनल का पढ़ाया हुआ और अच्छा लग रहा है, समझाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दें, अपने रिव्यू दें, अपने सजेशंस दें। ठीक, सो हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय, एंजॉय। आजा आजा, बंद हो जा।